अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज आरिफ अलवी साहब, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब नए सदर पाकिस्तान मुंतखब हो गए। ऑपोजिशन आखिर तक तकसीम रही, ऑपोजिशन के वोट इकट्ठे ना हो पाए और एक आसान और आराम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना सदर मुंतखब करने में कामयाब हुई। तो ये एक तो देखेंगे कि जो सदारती इलेक्शन के इर्द गिर्द जो पॉलिटिक्स हो रही है, जो बयानात मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में दिए हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अपने प्रोग्राम का आगाज करना चाहेंगे हम डॉक्टर बाबर अवान इस्तीफा दे दिया उन्होंने। वजीर आजम साहब ने नैब रेफरेंस पर बाबर अवान साहब से इस्तीफा मांगा। ये एक खबर ये भी है, लेकिन उनका अपना जो ट्वीट आया है, उन्होंने कहा कुर्सी से चिमटे रहने की बजाय हाथ से इस्तीफा लिखकर अपने कप्तान को दे दिया है। अदालत में डट कर बेगुनाही साबित करूंगा। सो ये एक और ट्रेंड इस हुकूमत की तरफ से सामने आया है कि अगर आपके खिलाफ रेफरेंस दायर हो जाए तो आप अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाएं। ये डॉक्टर बाबर अवान साहब मुस्ताफ़ी हो गए अपने ओहदे से। मैं इससे पहले कि जाऊं किसी और चीज़ की तरफ, यानी सदारती इलेक्शन की तरफ, मैं मेहमानों का तारुफ करा दूं। ज़रताज गुल साहब, कौमी असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत शुक्रिया आपका। चौधरी मंजूर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। एतजाज साहब के साथ बैठे थे आज असेंबली में, मजे ले रहे थे इलेक्शन के और मियां जवेद लतीफ़ साहब, मेंबर कौमी असेंबली है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। ये अच्छी रिवायत सेट हो रही है। ये रिवायत पहले भी थी, पहले तो नहीं थी कि आपके ऊपर अगर इल्ज़ाम आ जाए, रेफरेंस दायर हो जाए तो इस्तीफे देने की। ये अच्छी चीज़ है। जमहूरियतें ऐसे ही चला करती हैं कि आप पे इल्ज़ाम है, साफ करें, वापस आ जाए। मियां साहब देखिए चौधरी साहब, अगर तो इस्तीफा दिया है मैं चौधरी कदू तो हो गया सर। चौधरी साहब ताड़े नाल बैठे ना सर। अब्बासी साहब काफी देर बाद आए ना यार भाई। नहीं वैसे मैं कह रहे हैं यार भाई, आहिस्ता आहिस्ता याद तो मैं नाल चौधरी बैठे रहना तो मैं मुतासर हो गया। अब्बासी साहब, अगर तो इस्तीफा दिया है बाबर अवान साहब ने, तो ये पहले क्यों ना दिया? और अगर मांगा गया है तो फिर बाकी लोगों से भी मांगा जाए जो बाकी दायर होने पर। सर नैब इंक्वायरी और रेफरेंस में फर्क किया उन्होंने। अच्छा, अगर नैब इंक्वायरी करी है, वो तो चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि जब तक इंक्वायरी फेज में है, जो वज़रा हैं या इनके स्पीकर पंजाब असेंबली हैं या दीगर इनके जो लोग हैं, क्या उनके खिलाफ रेफरेंस दायर नहीं हुए? अगर हुए हैं तो फिर क्या उनसे भी इस्तीफे लिए जाएंगे, मांगे जाएंगे? और चौथी बात, क्या अगर इन्होंने खुद दिया है तो क्या वो भी खुद देंगे? अगर तो ऐसा होगा तो नए पाकिस्तान में हम उसको खुशामदीद कहते हैं, अच्छा कहते हैं। और अगर किसी और वजह से, मेरे इल्म में बात जो है वो ये है कि मसूफ नाराज थे कि मशीर की बजाय मुझे वजीर बनाया। वजीर बन नहीं सकते ना सर। अच्छा, ना मेंबर कौमी असेंबली है ना सेनेटर है, वो वजीर नहीं बन सकते, वो तो मुशीर बन सकते। जो पार्लियामेंट्री मेंबर नहीं है ना। उनकी ख्वाहिशात जो थी वो शायद मैंने इस तरह सुनी है। बहरहाल जो भी हुआ आपके सामने है, मगर मैं ये कहूँगा कि अगर इस्तीफा मांगा गया तो फिर बाकी लोगों से भी मांगा जाना चाहिए। ये अब आप उनकी डिमांड आई है। और किस किस से इस्तीफा मांगना चाहिए सर? मैं कहता हूँ जिसके खिलाफ भी रेफरेंस है पीटीआई में, तो उनसे इस्तीफा मांगने। खुद उनको क्यों पहले इलेक्ट किया, नामजद किया, और उसके बाद आज कहें कि जनाब एक को दे दिए, ये ठीक है वो गलत है? मुझे ये बताएं अलीम खान, मुझे ये बताएं। उसकी इंक्वायरी है। अच्छा, स्पीकर पंजाब असेंबली, मेरा ख्याल है उनकी भी इंक्वायरी है। नहीं ख्याल, मैं उन्हीं की खबर पढ़ रहा हूँ। उसका रेफरेंस है जी। अच्छा चेक करने जरा उनका, अगर उनका रेफरेंस है तो फिर जरा ये देख लें कि अगर उनका रेफरेंस, क्योंकि अलीम खान साहब का तो मैं जानता हूं इंक्वायरी है, लेकिन ये परवेज इलाही साहब का खड़ा वो क्योंकि नैब के सामने पेश हो रहे हैं। रेफरेंस जनरली आगे भेज दिया जाता है, नैब कोर्ट में चला जाएगा जब रेफरेंस होगा। सो ये क्योंकि नैब के सामने पेश हो रहे हैं, मेरा खदशा ये है कि ये इंक्वायरी है। लेकिन अगर मैं चेक कर लेता हूँ अगर नैब का, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अगर इन रेफरेंसेस हैं तो फिर दिस का रेफरेंस है। और आपकी क्या ये स्टेटेड पोजीशन है पार्टी की? एक तो ये कि थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, और दूसरा अगर बाबर अवान साहब ने अगर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, मेरे ख्याल में इसको इसलिए अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये गलत बात है उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना कि वो मिनिस्टर बनना चाहते थे। सारे यहाँ पे इलेक्टेड लोग बैठे हुए हैं और सबको पता है कि जब तक आप इलेक्ट ना हो, मेरा ख्याल है कि आप, और दूसरा जो अंदर की ख्वाहिशात है वो तो अल्लाह ताला और इंसान ही जानता है, आप कैसे किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा सकते। तो जो उन्होंने काम किया वो ठीक किया है। बाकी जहाँ तक जब की बात है, जो लोग इलेक्ट होके आए हैं, हमारे एलाइज की मैं बात कर रही हूँ,
وہ اپنے کیے دھرے کے خود رسپانسیبل ہے. جب میں الیکشن لڑ رہی تھی ہمارا ہر جو کچھ ہم نے لکھا ہوا تھا وہ تیا پانچا کیا گیا اس چیز کا, اور ہماری وہ اکراس ہر چیز کے اندر وہ بھیجی گئی ہے, FIA کو بھی بھیجی گئی, کیونکہ یہ اس دفعہ الیکشن کا رول تھا الیکشن کمیشن کا کہ جو بھی آپ لوگوں نے ایسٹس ڈکلیریشن کی, جو آپ کے اوپر مقدمے ہیں وہ سب کے سب پہلے چیک ہو کے آئیں گے, اس کے بعد آپ کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے گی. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو اس پروسیس کے اوپر سے گزر کے آیا ہے یہ 2013 والا الیکشن نہیں تھا. آپ کی بات ہے نا, یہ تو آج کی بات ہے. نہیں ویسے میں یہ 2013 کا الیکشن تو نہیں تھا کہ صرف آپ سے دعائے قنوت سنی گئی تھی یا صرف کل سنا گیا تھا. اس میں باقاعدہ ہماری ساری چیک کیا گیا تھا کہ ہم میں سے جو شخص کہہ رہا ہے کیا وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے کہ نہیں, یا وہ سچ بول رہا ہے. اور اس کے بعد پہلے قوم کو بھی مبارکباد ہو کہ جی ڈاکٹر عارف الوی صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے جیت گئے ہیں. مجھے PTI کو اور پاکستان کو اور اپنے لوگوں کو بڑی خوشی ہے کہ آج آپ کا صدر بھی آ گیا, صدر بھی ہمارا آ گیا ہے. اور اس کا تمام تر کاشف صرف ایک تھوڑا سی بات, PMLN کے جو اسپوکس پرسن ہے میں ویسے ان کو بڑے اپریشیٹ کرتی ہوں, لیکن تھوڑا سا ان کو بھی یہ جو استعفے کی بات کرتے کیا کسی نے وہ ماڈل ٹاؤن 14 قتل کے اوپر کسی نے استعفا دیا؟ تو جو آپ کی پارٹی کو ریفلیکٹ کرتی ہے لوگوں کو, آپ جس کو وزیر قانون بنانا چاہتے ہیں وہ خود ہی لوگوں کو گولیاں مروائیں, تو آپ کی پارٹی کا وہ شو کرتی ہے کہ آپ کی پارٹی کا ویژن کیا ہے. اب اگر ان کی پارٹی کے پاس 35 سال میں آج تک صدارتی کینڈیڈیٹ نہیں پیدا ہوا اور مولانا فضل رحمان ان کے کینڈیڈیٹ تھے, میرے خیال میں ان کو سوچنا چاہیے کہ PMLN کی پالیٹکس کدھر جا رہی ہے. اجازت ہے, گزارش یہ ہے کہ پہلے تو یہ بتایا جائے کہ جب اس کو مشیر بنایا گیا کیا اس وقت ریفرنس ان کے خلاف دائر ہو چکا تھا؟ نہیں, آج کی پریس یہ نہیں, ریفرنس آج دائر ہوا, اگر آج ہوا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. ہاں, دوسری بات جو انہوں نے کہا کہ مبارک ہے دیں PTI کو اور ان کو, اور ہمارے پاس کوئی پریزیڈنٹ کا کینڈیڈیٹ 35 سالوں میں نہ آیا, تو ابھی جو بیٹھا ہوا ہے پریزیڈنٹ وہ بھی ہماری جماعت سے ہی ہے. دوسرا میں یہ کہوں گا, ہاں آج مبارک عباسی صاحب میں ان کو ضرور دے رہا ہوں, ان طاقتور لوگوں کو میں آج مبارکباد دے رہا ہوں, ان پالیسی سازوں کو جنہوں نے نواز شریف کو سزا سے لے کر بلوچستان کی اسمبلی, سینٹ کے انتخابات, جرنل انتخابات سے ہوتے ہوتے آج پریزیڈنٹ کا الیکشن جو ہے اپنی مرضی کے لوگوں کو, جن کو جو رول دیا, اور ایک مبارک ان کو بھی دے رہا ہوں, ان کو بھی جو رول دیا گیا تھا ماشاءاللہ خوب انہوں نے بھی نبھایا, اور جن کو الیکٹ کروانا تھا ان کو بھی بڑے اچھے طریقے سے سلیکٹ کروا دیا. مگر ان کو 3 دفعہ نہیں یاد آیا جب ان کو بنایا گیا. ایک سیکنڈ, یہ بات ہماری پہلے ہو چکی ہے, ان سے کہیں گے ہم تو ہیں ایسے, مجھے سمجھ نہیں آتی اس کے بعد آرگومنٹ میں جائیں کہاں, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں ان سے بھی یہ رول. چودھری صاحب سن لیجیے, چودھری صاحب یہ رول آپ کو بھی کسی نے دیا تھا. اب آپ اس کا تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ تو نہیں ہے, جو آپ پر, آپ کی سیاسی جماعت پر جو الزامات لگ رہے ہیں ان کی جانب سے, ایک طرف وہ کہتے ہیں جناب کہ زرداری صاحب کی کوئی مجبوری ہے جس کی وجہ سے زرداری صاحب اپوزیشن کو اکٹھا نہیں رکھ سکتے. سنیں ذرا کیا کہتے ہیں. جی میرا خیال ہے اس کی تھوڑا سا مشکل ہو رہی ہے اس کو اکٹھا کرنے میں. چودھری صاحب, آج حمزہ شہباز صاحب, سعد رفیق صاحب نے, ذرا سنیے گا کیا شاہد اللہ صاحب. معلوم نہیں پیپلز پارٹی کی کیا مجبوریاں ہیں. صدارتی انتخابات میں ایک انڈرسٹینڈنگ تھی لیکن ایسا نہ ہوا. اتفاق ہوا پیپلز پارٹی کی تجویز پہ, بعد میں وہ بیک آؤٹ کر گئے زرداری صاحب پہ کہہ رہے تھے, تو ہمیں زرداری صاحب کی مجبوریوں کا بھی احساس ہے, اس لیے گلا کوئی نہیں. اپوزیشن کو FIA کے نوٹسز کے ارد گرد نہیں گھمانا چاہیے, اور اپنے اگر آپ کی ہم اس پہ خوش نہیں ہیں. آپ نے تو مذاق اڑایا تھا نا نواز شریف کا, ہم نہیں آپ کا مذاق اڑا رہے کہ کل آپ کی 16 کی 16 جو ملے ہیں اس کے اندر FIA نے چھاپے مارے سارا دن. تو بات یہ ہے کہ یہ ذاتی. چودھری صاحب پچھلے چند دن میں جو مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی کچھ مجبوریاں ہیں, یعنی وہ جو FIA کی انویسٹیگیشن ہے اس وجہ سے آپ ادھر کھڑے, اور آج بھی انہوں نے جو دوسری بات کہی ہے وہ میں اس پر بھی آتا ہوں. شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک جو ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کا ایشو ہے اس پہ اگر ریزائن آیا تو ہمیں اس کو ویلکم کرنا چاہیے, اور ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ اگر علیم خان کو اس لیے نہیں بنایا گیا چیف منسٹر کہ ان پہ ایک انکوائری ہے, تو ان کو پھر سینئر منسٹر بھی نہیں بنانا چاہیے تھا, چونکہ میں نہیں سمجھتا ایک منسٹر اور چیف منسٹر میں کیا فرق ہوتا ہے, وہی الزام ہے ان پہ بھی. دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک گزارش کرتا ہوں, اب اتفاق سے اب میاں صاحب ہے میرے ساتھ, میرا ان کے ساتھ کوئی ذاتی ریلیشن بھی ہے,
नून का एक प्रॉब्लम है, वतीरा है। आज अटैक हम पे क्यों कर रहे हैं? पहले वो पंजाबी च कहते हैं ना कि अपनी पीढ़ी थले डंगोरी मारो, कि आज 12 वोट कम हुए हैं यहाँ पे और 18 वोट कम हुए हैं पंजाब असेंबली में। उन पे जरा गौर कर, अगर चौधरी एतजाज साहब को इन्होंने माना होता तो ये कहते कि उनकी वजह से वोट नहीं दिए हमारे लोगों ने। एक दूसरी बात, हमारी मजबूरी एक ये जाहिर कर रहे हैं आजकल कि बड़ा इन्होंने शोर किया इस पे कि क्या मजबूरी हो सकती है। पहली बात तो ये है कि मुझे ये बताएं कि हमने क्या कोशिश नहीं की मियां, आज मैं पहले दिन ये बात कर रहा हूं, ईद के अगले दिन कोई मुस्लिम लीग का बंदा इस बात की तरदीद करे, चूंकि आज तक, आज शाम से पहले हमने नहीं बोलना था, ये जो कुछ फरमाते रहे हम सुनते रहे। खुर्शीद शाह साहब और मियां रजा रबानी साहब 2 दिन आके, ईद के अगले दिन मैं भी साथ था, यहां पे आकर बैठे रहे, मियां नवाज शरीफ साहब से मिलने की कोशिश की। मेरे पास सबूत मौजूद है, मैं अब दिखाना नहीं चाह रहा, कि वहां से उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ ने मिलने से इनकार किया है। इट्स ऑन रिकॉर्ड, मैं कह रहा हूं। हमारे 2 सीनियर तरीन जिनकी मोहब्बत बहुत जागती है इनको, और वो दोनों मिलने जाना था, और बजाय इसके कि वो मिलने जाते, ऊपर से परवेज रशीद साहब का उसी दिन सेम डे हम बैठे हुए थे, हमारे दोनों लोग खुर्शीद शाह साहब की लॉज में तैयार होकर बैठे हुए थे मिलने के लिए, और मिलने की बजाय वो बयान आ गया, स्टेटमेंट आ गई, और कहा यह गया कि इन्होंने कहा कि अंदर से गवर्नमेंट नहीं मिलने दे रही, लेकिन हमारे पास इतला थी कि अंदर से मियां नवाज शरीफ ने नाम अप्रूव नहीं किए। इनके तो सैकड़ों लोग मिलने जाते हैं, मिलते कौन है? जिनके अंदर से नाम अप्रूव होते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी ने उनसे मिलने की कोशिश की और मियां साहब ने इनकार कर दिया? बिल्कुल, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मैं सारे वाकयात का शाह साहब के साथ कौन था दूसरा सर? मियां रजा रबानी सर। अच्छा, ठीक है, आप मियां रजा दोनों काबिले कबूल लोग, दोनों काबिले कबूल लोग। नहीं, आज अगर ये बात है, मियां रजा साहब को ले और शाह साहब को ले, ठीक है, और तारक फजल चौधरी साहब या स्पीकर अयाज सादक को ले, उनको ले, अभी अयाज सादक साहब को लाइन पे ले। क्या ये बात दुरुस्त है, गलत है? उस दिन ये फैसला हो जाना था, बजाय इसके कि मुलाकात करवाते, इन्होंने वो परवेज रशीद साहब ने बयान दे दिया और 24 घंटे उसकी कोई तरदीद नहीं आई। एक दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उसके बाद भी हमने लचक दिखाई। अब सवाल ये है कि हम में लचक नहीं होती तो हम मौलाना साहब के पास क्यों जाते कि आप सालसी का किरदार अदा करें, आप कुछ इसको ब्रेज अप करें। कोई अभी पेपर नहीं जमा हुए थे, ठीक है, हमने उनको जाकर कहा, वो गए और उन्होंने वो जाकर कैंडिडेट बनाया। मुझे ये बताएं कि अब मियां साहब जरा सब्र कर लो, मैं कुछ नहीं किया। अब एक मेरा मकान का किसी के साथ झगड़ा हो तो मैं आपको सालस बना लूं, आप दूसरी पार्टी के साथ मिलकर मेरा मकान ही कब्जे में कर लें। ये पाकिस्तान की तारीख में या सालसों की तारीख में जो हम देहातों के लोग हैं ना, वहां पे पंचायतें होती हैं, आपके जरगा होता है, हमारे पंचायत होती है, सालस बनते हैं। ये सालस का सबसे बुरा रोल होता है कि सालस खुद उसमें पार्टी बन जाए। एक दूसरी बात, अगर मियां साहब को इन्होंने मजबूर करके मौलाना साहब को बनवा दिया था, वो नहीं बनते, वापस आते हमारे पास आकर कहते कि मुझे वो कैंडिडेट बना रहे हैं, आप बताएं आप क्या कहना चाह रहे हैं। सो हमने पूरी कोशिश की। जहां तक ये है कि पीपल्स पार्टी की, हाँ, एक केस है जो 2015 में इनकी हुकूमत ने मेहरबानी फरमाई थी, केस बनाया था और इनकी हुकूमत ने पोपा के तहत उठाया था। यहां पे उस दिन गवर्नर साहब कह रहे थे ना कि वो गलत है, डॉक्टर आसिम को उठाया। अब हमारी एक मजबूरी इनको बड़ी याद आ रही, इनकी दर्जनों मजबूरियां हैं। मॉडल टाउन की तो कोई मजबूरी नहीं है, इनकी साफ पानी वाली कोई मजबूरी नहीं है, इनकी 56 कंपनियों वाली कोई मजबूरी नहीं है, इनकी आशियाना वाली कोई मजबूरी नहीं है, इनकी फूड स्टैम्प वाली कोई मजबूरी नहीं है, इनकी ऑरेंज ट्रेन वाली कोई मजबूरी नहीं है, इनकी मेट्रो वाली कोई मजबूरी नहीं है, इनकी कोई मजबूरी नहीं है ना। किसी मजबूरी के तहत ये वहां पे नहीं गए थे। मियां शहबाज शरीफ साहब जो अपने भाई को लेने नहीं जा रहे, वो उनकी कोई मजबूरी नहीं है। शहबाज शरीफ साहब जो यहां पे एहतजाज में नहीं आए, इनकी कोई मजबूरी नहीं। सिर्फ मजबूरियां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैं। और आज भी सर, कल रात को फिर बर्फ पिघल गई थी यहां पे। ये भी मैं आखिरी बात कहना चाह रहा हूं। तो मियां साहब, मौलाना साहब मान गए, आप जितना मर्जी टाइम दें, मौलाना साहब मान गए थे और उन्होंने कहा कि आप उनसे बात कर लें, शहबाज साहब नहीं माने। अगर कल रात को भी मान जाते तो इलेक्शन का नतीजा कुछ और होता। हमें ज्यादा वोट मिले, 5 सिंध से ज्यादा मिले, यहां से हमें 6 वोट ज्यादा मिले। और ये अपने वोट जरा तलाश करें, इनको मेरे ख्याल 21 के करीब वोट कम मिले। वो कह रहे हैं कि कोशिश इन्होंने की, आपकी पार्टी मूड में नहीं थी। सर अब्बासी साहब, क्या मुलाकात की कोशिश की थी इन्होंने? मैं एक गुजारिश कर दूं,
चौधरी साहब उस शायद मीटिंग का हिस्सा नहीं थे। मैं बड़े अदब से इनकी खिदमत में गुजारिश करूंगा कि पीपल्स पार्टी में आज भी अक्सरियत उन लोगों की है जो चाहती है हकीकी अपोजिशन करना, मगर जो जहां मजबूरी की बात आती है वहां बेनिफिशली की भी बात आती है कि बेनिफिशली भी हैं, ये भी एक मजबूरी है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहता हूं कि जिन दो साहब का नाम लिया गया, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूं। जमहूरियत में उनका बड़ा एक रोल है, इस निज़ाम को मजबूत करने में उनका एक बड़ा विजन है, सोच है, उनका एक किरदार है उसमें। मगर मैं उन्हीं दोनों के हवाले से एक बात कहने लगा हूँ कि जब स्पीकरशिप का इलेक्शन था तो उससे पहले इत्तेफाक से उस कमेटी का मेंबर मैं भी था। जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा जी हम बड़े शर्मिंदा हैं कि बात कुछ और तय हुई थी। बिलावल साहब बिल्कुल उस बात पे कायम हैं, मगर जरदारी साहब उस बात पे अड़े हुए हैं कि ये मैंने नहीं करना। तो आप ये कह रहे हैं कि मैं ऑन जहां ओथ कह रहा हूं, मिलना चाह रहे थे वहां पे ये भी प्रॉब्लम थी। ये एक सेकंड कोशिश करेंगे स्पीकर साहब को भी और शाह साहब को भी लाइन पे ले जाएं। अच्छा एक सेकंड के लिए ले। मैं ये कहता हूं कि ये बात मैं लोगों के लिए हूं और उनको भी ऑन ओथ ले लें कि आप लोगों ने, आपको पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ने कहा कि हम आपके साथ पाबंद हैं, लेकिन जरदारी साहब ने हम जो बात मुत्तहिदा अपोजिशन में तय हुआ था फार्मूला उस पे कायम है, और हमने ही नाम तजवीज़ किया था शहबाज शरीफ का प्राइम मिनिस्टर के लिए, और हमने ये कहा था कि ये इलेक्शन संजीदा होएगा, इलेक्शन जीता भी जा सकता है अगर प्राइम मिनिस्टर के लिए कैंडिडेट मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ को दे। ये उस वक्त चीजें थे। और जब उनसे दोबारा बात की गई, जब उन्होंने एक्सक्यूज किया कि ये नाम चेंज कर लें, तो जब हमने उससे बात की तो उन्होंने कहा कि हम शर्मिंदा हैं आपसे। ये बात उन्होंने की। मैं बात करना चाहती हूं। एक सेकंड, ऑपोजिशन का आपसी मामला जरा इन्हों पहले सेटल कर लेते हैं। अब मैं तो आपके पास एक मिनट देखिए काशिफ, मैं दो गुजारिशात करना चाहता हूँ। ये बड़ी मुद्दत के बाद आए हैं अपोजिशन में, हम तो वहां पे बैठे हैं। ये हुकूमती इत्तेहाद था, ये ट्रेजरी बेंचेस से उठा है, अभी इधर आ गया। अभी इनको समझ नहीं आ रही अपोजिशन होती क्या है, समझ आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये उठे हैं, ये ट्रेजरी बेंचेस, ये हमारे साथ बैठे थे, ये ट्रेजरी बेंचेस पे चले, हम बैठे हुए हैं। कल ये क्या कह रहे थे, हम फ्रेंडली अपोजिशन है। आज राना सनाउल्लाह ने क्या कहा है, हम सहूलतकार हैं। यानी लैंग्वेज वही, लफ्जों का फर्क है। सिर्फ राना साहब ने नहीं कहा। अब मैं एक पहले कंप्लीट करने में फिर मुझे पता है क्या कहा। ठीक है, मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूं कि इनकी पार्टी टूट रही है। मैं कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, इनकी पार्टी टूट रही है। ये अपनी पार्टी को नहीं संभाल पा रहे और अब सिर्फ हम पे इल्जामात लगा रहे हैं, बुछाड़ कर रहे हैं। अब हम ये कह रहे हैं इनको कि अगर अपोजिशन में बैठना है तो पहले उसके कुछ तौर तरीके तो सीखें। उसको उसका एक तौर है, उसका एक तरीका है। आपसे एक सवाल पूछूं सर, ये मुझे मैं भी तरीका सीखना चाहता हूं। शहबाज साहब नाकाबिले कबूल है जुबान की वजह से, एतजाज साहब काबिले कबूल होने चाहिए जुबान की वजह से। अच्छा, ये भी तो देखिए, अगर आप उनका कैंडिडेट नहीं मानते। मेरी एक गुजारिश सुन लेना। हमने टेलीविजन पे तो नहीं कहा, हमने घर जाकर दो सीनियर बंदे गए, यूसुफ रजा गिलानी साहब, खुर्शीद शाह साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब के पास जाकर उनको कहकर आए। एक दूसरी बात जो है, हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारा वफद किस लिए मिलने जा रहा था मियां नवाज शरीफ साहब से, इसीलिए मिलने। अब हर कोई मिल सकता है, महमूद खान अचिकज़ई मिल सकता है, मौलाना फजल रहमान मिल सकते हैं, बाकी सारे हासिल बजींजो मिल सकते हैं। आई एम रियली सरप्राइज्ड चौधरी साहब के कैसे मुश्किल टाइम पर मियां साहब ने आपसे मिलने से इनकार कर दिया। नहीं, एक सेकंड। अच्छा, खत्म करने में बड़ा टाइम लूंगा आपको सर, ऑपोजिशन को खुश होना चाहिए। आप हुकूमत एंजॉय करें, एक मैं सिर्फ बात करना चाहता हूं। मैं आप सब लूंगा, आप बात देना मियां साहब, मैं कब रोक रहा हूं जवाब देने। देखिए, मैं उनसे ये कह रहा हूं कि देखें ये चीजें ऐसे नहीं चलती। अब मियां शहबाज शरीफ साहब ने रात को किसने इनकार किया? स्पीकर अयाज सादक साहब का स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे है कि मैंने फोन पे बात की है मियां शहबाज साहब से, उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं, हमारा कैंडिडेट जो है वो मौलाना फजल रहमान। सो आहिस्ता आहिस्ता चीजें लोगों के सामने आ जाएंगी कि कौन कहां पे खड़ा है। एक सेकंड के लिए हम अपोजिशन जो है वो पहले भी करते रहे, आज भी करें, लेकिन एक जिम्मेदार अपोजिशन। अब्बासी बनो, चौधरी ना बनो। मेरी गल सुनो, बात यह है कि एंकर वैसे चौधरी रहता है, पावे जो मर्जी बना। चलो सर, चौधरी वही होता है। गुजारिश ये है कि
मरी में एक इजलास हुआ, उस इजलास में ये चीज़ें दोबारा डिस्कस हुई और उसमें पीपल्स पार्टी की तरफ से दोबारा ऑफर आई एक और कि एतजाज़ अहसन के अलावा 2 नाम और दे देंगे, 3 नामों में से एक नाम का आप इंतखाब कर लें तो हमें कोई इतराज़ नहीं। और बाकी सारी अपोजिशन ने कहा कि ठीक है आप 2 नाम दे दें तो एक मुतफिका कैंडिडेट आ जाएगा और उम्मीदवार पीपल्स पार्टी से ही हो। पीपल्स पार्टी से ही होगा। एक बात। दूसरी, अभी फरमा रहे हैं चौधरी साहब कि रात एक शहबाज शरीफ साहब ने इनकार किया या सादिक साहब से पूछ लें। अब मैं एक और कहने लगा हूं बात। रात मौलाना फजलुर रहमान साहब ने शहबाज शरीफ साहब को फ़ोन किया और उनसे कहा कि मेरी जरदारी साहब से बात हो गई है, अगर आप फ़ोन कॉल कर लें जरदारी साहब को तो वो अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर लेंगे एतजाज़ अहसन को। ये किसने कहा जी? ये मौलाना फजलुर रहमान साहब शहबाज शरीफ साहब को कह रहे हैं रात। मगर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अगर इस पर अपोजिशन इकट्ठी होती है तो ये कोई बड़ी कीमत नहीं है, मैं फ़ोन करता हूँ। इत्तेफाक से उन्होंने याद सादिक साहब से फ़ोन पर बात की कि ये मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बात की है, मैं फ़ोन करने लगा। उन्होंने कहा जी पहले मुझे चेक कर लेने दें फिर आप बात करना। उन्होंने दोबारा फ़ोन कॉल करके शहबाज शरीफ साहब को कहा कि ये किसी तौर पर भी एतजाज़ अहसन को विड्रॉ नहीं करेंगे। चौधरी साहब, हमारा वफद किस लिए वहां से निकला था? इस चीज को वेरीफाई कर लें। एक मिनट, इस चीज को वेरीफाई कर लें, क्या ये बात हुई थी रात को मौलाना साहब से? क्या अगर शहबाज साहब फोन कर, कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए हमें मेरा तो ये ख्याल है मौलाना साहब इनके लिए कैंडिडेट के तौर पे काबिल कबूल ही नहीं है ना वो। नहीं, एक और बात है। वहां पे जो बात हुई वहां पे ये कहा गया कि ठीक है मुझे कोई एतराज दोनों में से एक मिनट मियां साहब, मुझे कोई एतराज नहीं अगर आप नून लीग से बात कर लें शहबाज साहब से। हमारा वफद निकला वहां से, बाकायदा डेलीगेशन नून लीग के पास किस लिए गया था? विड्रॉ करने तो नहीं जाना था ना। जो अगर विड्रॉ हमने करना होता तो फिर नून लीग का वफद आता हमारे पास। हमारा अगर डेलीगेशन निकल के गया हमारा और वहां पे या सादिक साहब ने कहा अपोजिशन का कैंडिडेट था, वो जा रहे थे। मसला तो मुस्लिम लीग नून का है ना, मसला मुत्तहिदा अपोजिशन का नहीं। आप मान जाए तो सब मान जाएंगे। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब तो इनके पास जा ही रहे थे ना, बार बार जा रहे थे, कैंडिडेट जा रहे थे। हम कितने। और एक और बात, आप इनके सारे इल्जाम लगा रहे हैं। एक मिनट और एक बात बता दूं, इसको भी अपने रिपोर्टर जो जिस दिन पार्लियामेंट लॉजेस में मीडिया को बुलाया गया, किसने बुलाया गया? हमने तो नहीं बुलाया था। उस दिन मीडिया को ये कहकर बुलाया, नून लीग ने बुलाया, जिस दिन स्पीकर अयाज सादिक साहब के कमरे में मुज़ाकरात हुए कि आज ब्रेक थ्रू हो जाना है, दोपहर को फैसला हो गया। और मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, उसकी शामत आ जाएगी नून लीग के अंदर। उसने जब हमने नीचे उतरकर कहा कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए, उसने कहा कि क्यों हो गए? ये तो मैंने मीडिया बुलाया इसलिए था, और मीडिया को भी पता था। ठीक है, ये तो दोपहर को तय हो गया था। एक और काशिफ बात कहना चौधरी साहब की यार, अगर एतजाज अहसन साहब इससे बड़ी बड़ी बातें कहें 1999 से पहले, और फिर जब जरूरत पड़े नून लीग को तो उनको आकर वकील काबिल कबूल है। जब एतजाज अहसन की जात को जरूरत हो फिर काबिल कबूल। अच्छा एक सेकंड, ये इनका अगर ये बात करते हैं ना तो मेरे एक और जवाब दे दे। मैं ये कहता हूं कि इन 2 नामों में से एक नाम ने ये बात कही कि पीटीआई ने ये कहा था कि आप एतजाज अहसन को कैंडिडेट बना लें, हमारा भी यही कैंडिडेट होगा, और आज बात नहीं कर रहे। ये मीडिया पे मैं उस पे बात करने चौधरी साहब के हवाले से एक मिनट बात सुन लेना। फिर हम कैसे मान रहे हैं? मैं बात बता देता हूं कि एक ताकत, एक सेकंड मेरी बात सुने, फिर ताकतवर लोगों से आपको खुश होना चाहिए। अपोजिशन का बंदा प्रेसिडेंसी जाकर बैठ जाएगा। यही तो कहना चाहता हूं मैं, यही तो साबित करना चाहता हूं कि ये ताकतवर लोगों की तरफ से ये मशवरा है। लोगों का रोल था दिया हुआ एतजाज अहसन साहब को एक, और एक कैंडिडेट था उनका, वो बंदा आरिफ अलवी जो आज इलेक्ट हुए हैं। यार जो एतजाज साहब पे कोई इल्जाम यार छोड़े, ये 2014 के असेंबली में क्या कहा था? मियां साहब एक मिनट, साहब वो भी दसो। हाँ तो वो ठीक कहा, कौन सी गलत? 2014 धरने के दौरान क्या कहा? धरने के दौरान 2 चौधरियों ने क्या बात कर रहे हैं? एक चौधरी सर उन्होंने डिफेंड करते रहे, चौधरी और इनके चौधरी ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਉੱਤੇ ਹੀ अगर पीटीआई उस लड़ाई ਤੁਹਾਡਾ बाबा होते सी वैसे। ये रात चलते हुए रात को वो ये बात करते हैं और सुबह उठकर फवाद चौधरी साहब ट्वीट कर देते हैं कि आरिफ अलवी हमारा कैंडिडेट है। हमको बचे हैं खुर्शीद शाह साहब और राजा परवेज। हम कोई संजीदा बात अगर पीटीआई की तरफ से आती
تو بات آتی شاہ محمود قریشی، شفقت محمود یا جہانگیر ترین، کچھ سنجیدہ بات ہمارے سامنے آتی تو ہم اس پہ بات بھی کرتے. تو یہ ایک کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ بی بی ایک بریک لینا تھا جی مجھے. مسئلہ یہ ہے بی بی فون میں معافی چاہتا ہوں، اپوزیشن کی لڑائی ہے، کیا کریں؟ اتنا ٹائم ان کو دیں گے تو میں یہی کروں گا، اور میں کیا کروں؟ بنٹے تو کھیلنے سے نہیں، اگر آپ چاہیں تو انتظام کر دیتے ہیں آپ کو بنٹے. یہی کرنا پڑے گا جو حالات ہیں سینئرز کے، اور میں کیا کروں؟ نہیں وہ دیکھیں اپوزیشن ایشو اپوزیشن کا ہے. حکومت تو ایسے موقع پہ خوش بیٹھتی ہے آپ کا امیدوار جیت گیا. ایک بریک لیتے ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہیں کہ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ ڈال رہی ہیں کہ غلطی آپ کی تھی، غلطی آپ کی تھی. یہ سارے پہلے کر لیتے گلا کٹھے بیٹھ کے تو ذرا مسئلہ ہی نہیں ہونا سی، کوئی شاید اگریمنٹ ہی ہو جاتا کسی کا. بریک پہ بات کرتے، بریک لیتے ہیں، بریک ہوتا واپس آتے. ویلکم بیک ناظرین. بی بی آپ اگر اس لڑائی کو دیکھ رہی ہیں، آپ لوگ تو بڑے خوش ہوں گے پی ٹی آئی والے. خوش تو خیر میں آلریڈی بھی ہوں کہ کیونکہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب جو ہیں وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں، لیکن میں ذرا جو آج پوری جو میں پوری لڑائی اور آرگیومنٹ دیکھ رہی تھی، میں اسپیشلی میاں صاحب کے بارے میں ذرا بات کرنا چاہتی ہوں. دیکھیں یہ کہہ رہے سنجیدگی سے پالیٹکس کرنی چاہیے، سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے معاملات کو. تو سنجیدگی اگر کسی پارٹی نے شو کرنی ہے تو اتنی بڑی جماعت اپنا آپ کو کلیم کرتی ہے تو ان کا کینڈیڈیٹ مولانا فضل الرحمان ہوتے. مطلب آپ خود سوچیں، جن 16 ووٹوں کی ہم پنجاب اسمبلی کے اندر بات کر رہے ہیں، میں کہتی ہوں بیٹ لگا لیں وہ شاید بہت ساری خواتین اس کے ہوں، ایم پی ایس کے ہوں. میرے خیال ہے ان کی اپنی خواتین نے بھی مولانا فضل الرحمان کو ووٹ نہیں دیا ہوگا. بجائے اس کے کہ اس بات پہ ہم لڑے کہ کہہ رہے بیڈ کینڈیڈیٹ، بیڈ چوائس. سب سے پہلی بات یہ کہ آپس میں اختلاف یا پارٹیوں کے اختلاف سے سب سے زیادہ یہ کوئی کونسلر کا انتخاب تو نہیں تھا نا، پریزیڈنٹ آف پاکستان کا تھا. تو آپ نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کی جو فیڈریشن کی علامت ہوتا ہے اور اس نے پاکستان کو لے کر بھی چلنا ہوتا ہے، کیا یہ اپنے آپ کو سوچ کے بتائیں کہ کیا مولانا فضل الرحمان اس سٹیچر کے اوپر اور اس پریزیڈنسی کے اوپر پورا اترتے ہیں کہ جنہوں نے ملک کو بھی لے کر چلنا ہے، ہر فورم میں پاکستان کو لے کر بھی جانا ہے، جو شخص اپنی سیٹ بھی نہیں جیت سکتے اور ڈی اے خان سے وہ اپنی کریڈیبلٹی بھی ختم کر چکے ہیں، ووٹ بھی ان کو نہیں ملا ہے، اور ان کے کچھ ایسے باتیں ووٹ ملا ووٹ نہیں ملا نا جی، ووٹ تو ملا نہیں ووٹ کتنا، وہ تو خیر چلے وہ بلوچستان سے شاید کچھ مذہبی جماعتوں کا بھی مل گیا ہوگا. لیکن میں ویسے آن دی ہول ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ پی ایم ایل این بار بار جو سنجیدگی کی بات کر رہی ہے، کیا ان کو لگتا نہیں ہے کہ ان کی اپنی پالیٹکس ختم ہو چکی ہے، ڈائریکشن لیس ہو چکی ہے؟ اور نہیں ایک اور ڈائریکشن نہیں کاشف سیریسلی اگر یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں پیپلز پارٹی سے، پیپلز پارٹی نے اگر وہی جماعت تھی جنہوں نے بھٹو کا نعرہ لگایا تھا، تو بھٹو کا ضیاء کے باقیات سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ یہ اس کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کریں گے، اور وہ بھی مولانا فضل الرحمان کو. ٹھیک ہے انکلز بہت ہوتے ہیں سیاست میں، لیکن اگر انکلز خود ہی پریزیڈنٹ کے لیے کینڈیڈیٹ بن جائے تو کیا پی ایم ایل این اس کو جسٹیفائی کر سکتی ہے؟ بیونڈ ضیاء الحق ایرا ناؤ ہوپ فلی. نہیں لیکن کینڈیڈیٹ مشرف ایرا بھی آ گیا نا، تو اب تو مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی اپنی مرضی کی چیز اسی تو میں کہہ رہا ہوں اگر یہ بھٹو کی جماعت ہوتی تو پھر ان کا یہ ایکسپیکٹ کرنا، میں سمجھتی ہوں پی ایم ایل این نے بہت ساری چوائسز غلط کی، ڈائریکشن لیس ان کی سیاست ہو چکی ہے. مان لیں اس بات کو، کیونکہ انہوں نے جب شہباز شریف صاحب کو کھڑا کیا تھا پی ایم کے کینڈیڈیٹ کے لیے، تب ان کی کوئی مجبوری نہیں تھی، تب ان کی کوئی مجبوری تو ہوگی نا اگر انہوں نے صرف انہیں کوئی کھڑا کیا تھا. اسی طریقے سے اگر انہوں نے حمزہ شہباز کو پنجاب کے اندر کھڑا کیا تھا، یعنی یا تو چچا یا پھر بتیجا یا پھر مولانا فضل الرحمان. یہ دس از دی پالیٹکس. مولانا صاحب آپ کے لیے قابل قبول تھے چوری صاحب؟ نہیں دیکھیے ہمارا تو ان کا زرداری صاحب کے ساتھ ضرور دوستانہ. میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، میں بتا دوں لطیف کھوسا صاحب نے کہا تھا کہ وہ ناپسندیدہ شخصیت ہیں، ان کو کیسے ووٹ دے سکتے ہیں، اور پیپلز پارٹی کے لبرل کریڈینشلز عالم کو یہ مولوی کو ووٹ ڈالنا یہ ہو سکتا تھا. میں کچھ اور بھی کہنا چاہ رہا ہوں. صحیح، اس کا تو جواب دے دینا پہلے. ویسے وہ پیپلز پارٹی نہیں ہے. نہیں ہمارے لیے بھی انہوں نے جان بوجھ کر اس لیے دیا تھا تاکہ آپ اور مشکل میں پڑیں. جی ہاں. دوسری بات جو ہے دیکھیں میں ایک اور بات میں اس سے بھی اگلی بات کرنا چاہ رہا ہوں. بلاول صاحب کے خلاف کس کا کینڈیڈیٹ الیکشن لڑا ہے لاڑکانہ سے؟ یہ یو آئی کا. پی ٹی آئی نے اور جی ڈی اے نے، ساری جماعتوں نے متفقہ طور پر اس کو سپورٹ کیا. سو اگر دوستی ہے زرداری صاحب کے ساتھ مولانا صاحب کی، تو یار ان کے بیٹے کے مقابلے میں آپ کینڈیڈیٹ فیلڈ کر رہے ہو، کیسی دوستی ہے؟ صرف ون سائیڈڈ تو نہیں ہوتا. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پالیٹکس کی بات پالیٹکس ہے نا جی. یس، میں سیاست ہوتی ہے. میں اسی پہ آنا چاہ رہا ہوں کہ سیاست ہے نا.
تو پھر سیاست میں ہم سے ہی ہر کوئی توقع رکھ رہا ہے, اپنی بات نہیں کر رہا. کاشف صرف ایک سوال ہے پلیز, میاں صاحب صرف ایک سوال. اگر ہم چودھری اعتزاز اعظم کے بارے میں بات کرتے ہیں نا کہ یہ کریڈینشلز ہیں, آپ بھی کہہ رہے تھے میرے فیوریٹ ہیں, میری فیوریٹ ڈاکٹر عارف الوی ہے, میں ہزار چیزیں گنوا سکتی ہوں. مجھے پچھلے 20 سالوں میں مولانا فضل الرحمان جو کبھی کسی سیاست سے آؤٹ نہیں ہوئے, 15 سال تک تو وہ یہ منسٹر انکلیو میں رہے, ان کو 15 سال کے بعد یہاں سے نکالا گیا, کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے. مجھے 15-20 سال میں مولانا فضل الرحمان کی سیاست میں اور مذہب میں کوئی اچیومنٹ بتا دیں. کہتے ہیں مولانا کو بھی کینڈیڈیٹ بنا کے آپ نے ڈنڈی ماری ہے ویسے بیچ میں, آپ کو پتا تھا کہ تعلقداری اپنی جگہ, بٹ پیپلز پارٹی کے لیے ان کو پریزیڈنشل ووٹ ڈالنا مشکل بات. یا چوہدری صاحب مجھے یہ بتائیں, پھر چوہدری صاحب تاڑے نال بیٹھے اور میں متاثر ہوں بہت زیادہ ہے نا تو عباسی صاحب چوہدری اعتزاز احسن تاڑے صاحب تے چھائے دینا سارا دن چوہدری کرتے آئے. ایک اور بھی چودھری سی جڑا انہوں ساڈے نال وہی چودھری سی, سانو کوئی ایک پرابلم ہے. عباسی صاحب نے تاڑے نال بڑی بری کیتی, ساڈے نال تے پنجاب وچ بھی چودھری بڑے مسائل نے ساڈے. اچھا لیکن عباسی صاحب گزارش پھر میں وہی کروں گا کہ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ جن میں طاقتور لوگوں کی بات کرتا ہوں, کیا انہوں نے ان کو مجبور سینٹ کے انتخاب میں نہیں کیا تھا؟ کیا انہوں نے ایک دوسرے کو مرضی سے ووٹ نہیں دیے تھے؟ اس سے آگے بات کرتے ہیں کہ چلیں یہ سنجیدہ ہے پیپلز پارٹی, یہ مولانا فضل الرحمان ان کو کینڈیڈیٹ قبول نہیں تھے, پرائم منسٹر کا الیکشن. وہی طاقتور قوت ہے نا جو آپ کو میمو میں کالا کوٹ پہنا کے سپریم کورٹ میں لے گئی تھی. کیا کریں, آپ لوگ سارے پالیٹکس کرتے ہیں, پھر پالیٹکس کیا کریں نا, مانے بنا کہ ہم نے بھی, ہم بھی کرتے ہیں. پھر آپ کہیں گے کہ تسی گل مان جاندے جے, پھر اسی اگلی گل کی کریے. بڑا مسئلہ ہو گیا جی پی ایم ایل این. سر تسی یہ کر دے, آپ نے یہ کیا تھا, ہاں جی ہم تو آئیے ایسے, آگے کدھر جائیں گے. لیکن میری بات سنیں, جب ذکر آئے گا ضیاء اللہ کا, جب ذکر آئے گا ایوب خان کا, جب ذکر آئے گا پرویز مشرف کا, جب ان ادوار میں جو لوگ پولیٹیکل دائرے میں آئے, جو انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا, تو ان کو کوئی ایوب خان ملا, کسی کو ضیاء الحق ملا, کسی کو آگے پرویز مشرف مل گیا, تو ان کا گناہ اتنا نہیں ہے. حالات ایسے تھے کہ انہوں نے ان حالات میں آنکھ کھولی. میں کہتا ہوں اس کے بعد اگر ان کو ادراک ہوا, اس کے بعد اگر ان کو مجھے کسی کو ادراک اس کے بعد ہو گیا, لیکن آپ تو اس کے بعد بھی غلطیاں کرتے ہیں. ہاں آجے اس پہ آپ لوگ اس کے بعد آپ میمو کے اوپر اندر گئے کہ نہیں گئے؟ عباسی صاحب میں اسی پہ ان کسی کے کہنے پہ گئے نا, میمو پہ کالا کوٹ پہن کر. اگر آپ کو ادراک ہو گیا اور آپ نے 88 کی غلطیاں, میں غلطی تھی نہیں جانا چاہیے تھا. اور ایک سیکنڈ چوہدری صاحب, ایک میں اور چیز کہنا چاہتا ہوں. ابھی بات ہو رہی تھی کہ 621F کی, کہ وہ عثمان, میں یقین کریں بطور ایک سیاسی کارکن کے یہ کہوں گا, نہ یوسف رضا گیلانی اس زد میں آنے چاہیے تھے, نہ عثمان آنا چاہیے, اور نہ نواز شریف کو آنا چاہیے. سوچا کریں جس وقت یہ ہو رہا ہوتا ہے. یہ میری بات تو سن, سر آپ جو ابھی یہ تو نہیں نہ ہوا, جو چیز وہ کہتے ہیں ابھی یہ نہیں نہ ہوا, عثمان کا ابھی تو نہیں ہوا, وہ ہو نہیں سکتا نا سر. یار لوگ اس کو کہتے, ہاں پھر آپ اگر یہ کہیں گے کہ ہو نہیں سکتا, تو پھر دو جو ہوئے کیا وہ ہو سکتے تھے؟ نہیں ہو سکتے تھے. اگر یہ روایت ڈالی گئی ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نئی پالیٹکس شروع کرتے ہیں. ہاں اس سے آ جائیں سر. یہ نئی پالیٹکس آپ کے اوپر, آپ پہ الزام کیا لگا رہے ہیں, اس کا جواب دینا نا. کسی ایک شعر تے پڑھ دیا غالب دا, ایتے بات پڑھ دینا, سن لو تاڑے تے الزام یہی ہے. سنائیں جی. اس وقت وہ ڈیموکریٹ فورسز کے امیدوار نہیں ہیں. اس وقت پیپلز پارٹی کا جو کردار ہے وہ صرف حکومت کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا ہے. وہ ایک ہی قوت جو حکومت کے پیچھے بیٹھی ہے, وہ اسی کی اشیرباد سے جو ہے وہ دونوں امیدواران ہیں. پیپلز پارٹی نے متحدہ اپوزیشن کی پیٹھ میں چھرا گھوم کے اپوزیشن کو تقسیم کیا. اسٹیبلشمنٹ کی پسندیدہ ایک جماعت اس وقت برسر اقتدار آئی ہے, اور دوسری جماعت اسٹیبلشمنٹ کی پیپلز پارٹی کی شکل میں اپوزیشن, بظاہر اپوزیشن. جناب مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ پنجابی کہندے نا کہ چھاجتا بولے چھاننی بھی بولے. دیکھیں نا, اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اسد, کرتے ہیں قتل ہاتھ میں تلوار بھی نہیں. مطلب آپ میمو گیٹ پہ کہتے ہیں نہیں غلطی ہوگی ہے, فلاں پہ غلطی ہوگی ہے, گیلانی صاحب پہ غلطی ہے. ایک منٹ مجھے ایک شعر آتا ہے, ایک منو آتا ہے شعر,
न सदमे तुम हमें देते, न यूं फरियाद हम करते, न खुलते राज सर बस्ता, न यूं रुसवाइयां होती। अच्छा देखें, अब मौलाना गफूर हैदरी साहब कह रहे हैं कि छुरा मारा हमने, यानी हम उनके पास गए हैं कि आप सालस बने और छुरा हमने मारा है। यार इनसे कोई पूछे मौलाना साहब, छुरा मारना इसको कहते हैं जो आप लोगों ने जो किया। मौलाना साहब को इन बड़े बड़े घरों से बाहर रखेगा वो उनकी किसी ने छुरा मार रहा है, सर बात छोटी सी है और वो सारे हम समझते हैं। अब दूसरी बात ये है कि मैं कुछ नहीं कहना चाहता, राना सनाउल्लाह हमारे भी एमपीए हुआ करते थे 1988 में और 90 में, मैं नहीं बेस से आगे कुछ नहीं कहना चाहता। समझ तो सारे गए होंगे मेरा। नहीं अच्छा, लेकिन ये जो मौलाना साहब, मतलब मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अब मुझे ये नहीं। बताएं, एक मिनट जरा, मुझे ये बताएं कि ये सारे के सारे इनको बाद में याद आता है, कभी भुट्टो साहब का नाम है, भुट्टो साहब ने बिल्कुल हम मानते हैं कि सिकंदर मिर्जा के साथ शुरू किया और उसके बाद अयूब खान के साथ कंटिन्यू किया, फिर अयूब खान के दौर में मुस्ताफी हुए, फिर पार्टी बनाई और उसके बाद अपनी फांसी के फंदे तक पीछे मुड़कर नहीं देखा फिर उन्होंने। आप उनकी मिसालें ना सुनाएं। और किसने देखा? अब बस रहन दो, रहन दो, छड्डो। बिल्ली तो बच्चा भी नहीं मरे। और छड्डो, एक सेकंड मेरी बात सुन ले। चौधरी मंजूर साहब, बिल्ली और बच्चा अंदर ने ना सरो कहते हैं साडी भी जुल्म पे सर भी है। वो अपने हरकतों की वजह से अंदर है, किसी ने खामखा अंदर नहीं किया। साहब एक सेकंड के लिए, यहाँ किसी पे FIR हो जाए ना तो वो दौड़ता है, पनाह लेता है सियासी दूसरे ममालिक में जाके, वो वहां से आया है जेल काटने के लिए, ये आप देखें, और साथ बेटी को लेकर आया है। और ये एक और दूसरी बात मैं आपको कह दूं, ये कहते हैं ना NRO, किसने NRO लिए? और आज भी एक आपने भी लिया, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर आपने भी लिया, इन्होंने भी लिया। आज कई बार लिया। सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं ना कि जनाब कोई NRO नहीं होगा, कोई NRO ना देने की पोजीशन में है, ना कोई लेने की पोजीशन में है, ना कोई लेगा। सर ये आप देख लें। एक ब्रेक के बाद सिलेक्टेड मैं इसे पे एक्चुअली कमेंट करना चाह रही हूं। कमेंट कर ले, मैं फिर ब्रेक ले लेता हूं। मतलब कि मजाक की हद होती है कि 22 साल की जद्दोजहद है एक शख्स की। मुझे पार्लियामेंटेरियन बनने में मुझे इस उम्र में 10 साल लगे। मैं यहाँ पे तकरीबन 70,000 वोट लेके यहाँ पे बैठी और हम लोगों ने आगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को वोट दिया है। मुझे जो लोगों ने वोट दिया वो इनके हरकतों की वजह से दिया है, PMLN की वजह से। इससे नहीं दिया कि मैं कोई बहुत पॉपुलर थी, इससे कि मेरे वाकई में मेरे हलके में अभी तक हॉस्पिटल नहीं है, रोड्स नहीं है, जानवर और इंसान एक ही घाट से पानी पीते हैं। अगर आप डेरा गाजी खान की हालत देखें ना तो इंसान को समझ नहीं आती है। उन लोगों ने इनकी वजह से हमें वोट दिया। आपके हलके में शहबाज साहब ने कहा था ना कि बगावत करता हूं इस निजाम से। आखिरी इनकलाबी शेर तो वो बहुत पढ़ते हैं, माइक तोड़ देते हैं, डाइस तोड़ देते हैं, लेकिन नहीं प्लीज मियां साहब पहले मेरी बात सुन। नहीं पूरी बात सुन। दाखिले नहीं मिल रहे बच्चों को। आप प्लीज बात एक सेकेंड, आपने क्या एक दफा भी नहीं कॉलेज यूनिवर्सिटी कॉलेज को नहीं काशिफ प्लीज मेरी सब ऐसे आज भी हमजा शहबाज साहब ने भी एक और बात की, मैं ब्रेक के बाद इस पे नहीं प्लीज सिर्फ एक से कंटिन्यू कर ले। क्या इन्होंने ये मौलाना फजल रहमान और इनकी टीम को जब ये लोग कैंडिडेट बना रहे थे एक दफा भी सोचा कि उन्होंने कहा कि हमें 14 अगस्त नहीं मनाना चाहिए, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को उन्होंने गालियां दी, इस पार्लियामेंट को उन्होंने गालियां दी, इलेक्टेड लोगों को उन्होंने गालियां दी, उसी के लिए प्रेसिडेंट की बात नहीं की, उसने हुंडी के जरिए पैसा भेजने की बात नहीं की, उसने वो बिल नहीं जलाए, उसने पार्लियामेंट पर हमले नहीं किए, उसने कब्जा नहीं किया PTV पर। ये फर्क भी है। मेरा ख्याल में चौधरी निसार सबसे पहले आके पार्लियामेंट पे हमला आके करते थे। आपके जरदारी साहब के दौर में, जरदारी साहब के दौर में क्या शहबाज साहब पंखा जला के सिविल नाफरमानी की तहरीक किसने चलाने का ऐलान किया था? आप पूछे ना जरा, जब जरदारी साहब जब अगर कोई और ये बात करता वो गद्दार कहलाता। मियां साहब प्लीज बता दें, तस्वीरें हैं चढ़े थे मियां साहब भी सुननी चाहिए। नहीं मियां साहब थे, वो चौधरी निसार साहब थे, PMLN की पार्लियामानी पार्टी थी जो पार्लियामेंट से निकल के सारी और फिर शहबाज शरीफ साहब ग्रिड स्टेशन के ऊपर हमला किया था कि नहीं जब पंखा चलाया करते थे। राज फतियाना दे कानून भी अगला इसी ने किसी रियाज नहीं एक सेकंड, सारे मुजराब और MNAs दे घरों को आग लगाई, उन पे हमले किए गए, अटैक्स किए गए और पुलिस की मैयत में ये सारा कुछ होता था, पुलिस प्रोटेक्ट कर रही होती थी। अच्छा अगर ये बात दुरुस्त है तो ये भी बात दुरुस्त है कि पुलिस वैन से लोगों को छुड़वाया किसने और उनको शाबाश किसने दी? इसके अलावा यही इमरान खान साहब पुराने पाकिस्तान में सिविल नाफरमानी की तहरीक का भाषण देते थे। अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। उनको छू रहा है
ट्रेड डेफिसिट हमारा आसमान को छू रहा है। वही लोड शेडिंग का जिन जो हमने मियां नवाज शरीफ की क़यादत में बोतल में बंद किया था, आज फिर 6-6 घंटे की 14-14 घंटे की लोड शेडिंग आवाम की ज़िंदगी को अजीरन बनाए हुए है। तो ये कौन सा नया पाकिस्तान है? वेलकम बैक नाज़रीन। सर, ये पुराना पाकिस्तान है, लेकिन नए पाकिस्तान में कोई जादू की छड़ी ढूंढ रहे हैं। ये तो आपकी फिर अपनी करनी है, वही जिसको एक्सपोज करना। चौधरी साहब, ब्रीफ जवाब मैं आखिरी जवाब आपको दूं। नहीं, मैं सिंपल ये बात कहना, अगर खत्म करना चाहते हैं तो वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने भी 3 साल के अंदर अंदर इतनी बिजली पैदा हो गई थी कि हम इंडिया को एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे हो। ये गवाह है, सारे रिकॉर्ड पे है। बिजली गई कितने? बिजली कितने गई है जी? शहबाज साहब, हमजा साहब पूछ रहे हैं। वो पता नहीं किधर गई है, ये भी ढूंढना पड़ेगी किसके कहाँ पे। नाल तो नहीं लगे? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे गई है। तो मुझे थोड़ा थोड़ा पता है कहाँ पे गई। ये केड़ी बिजली है सर? मतलब केड़ी बिजली तुसी फड़ ली? जी क्विक रिस्पांस मैंने आखिरी जवाब। ये मेरे ख्याल में हमजा शहबाज ने अपनी गवर्नमेंट पे सवाल उठाया, जो वो लोग कहते हैं ना गुड गवर्नेंस, और हमने बड़े बड़े मंसूबे किए, बिजली हमने पैदा कर दी। वो बिजली के ऊपर खुद उन्होंने सवाल उठा लिया कि 7 दिन के अंदर वो खत्म की। इसका मतलब है कि सब सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थे, झूठे दावे थे, न बिजली थी, न पानी था, न गैस था। पाकिस्तान पुराना पाकिस्तान। अगर डेट है तो आपकी जिम्मेदारी है, सर्कुलर डेट है आपकी जिम्मेदारी है, फॉरेन डेट है आपकी मिलके 10 साल की जिम्मेदारी, ट्रेड डेफिसिट आपकी जिम्मेदारी, बिजली आपकी जिम्मेदारी। ये कैस किस पे डाल रहे हैं? मैं अर्ज कर देता हूं, मेरी गुजारिश ये है कि ये इलेक्शन से पहले जो बातें कर रहे थे वहां तक तो ठीक था। इन्होंने सेनेट के इजलास में इनके मिनिस्टर ने खुद एतराफ किया कि नेशनल ग्रिड में 12,000 मेगावाट बिजली जो है वो पिछली हुकूमत ने पैदा की है। एक सेकंड यार, एक सेकंड मैं, अच्छा मुझे ये बताएं, या तो इनके, एक सेकंड यार, या तो इनके मिनिस्टर गलत बयानी अब कर रहे थे या उस वक्त गलत बयानी कर रहे थे। हम ये कहते हैं कि हमने नेशनल ग्रिड में 12,000 मेगावाट बिजली पैदा करके दी है। आज ये बताएं कि वो 1416 थी ना, तो 12,000 का मतलब क्या? 20,000 एक सेकंड यार, अगर 28,000 मेगावाट ये गलत है, ऐसी बिजली, इस पे एक प्रोग्राम रख लें, एक यूनिट बिजली पैदा नहीं की। अच्छा, इस पे भी एक प्रोग्राम रख लें। चले जी, इस पे एक प्रोग्राम रख लें। अब तो आ गया ना, अब तो इलेक्शन मुक गए हैं। अब कारकर्दगी पे प्रोग्राम, इश्यूज पे आना पड़ेगा। अब इश्यूज पे बात करेंगे, मेगावाट बिजली का भी बताएं, और लोगों के इश्यूज पे। एब्सोल्युटली सर, अब बात होगी लोगों के इश्यूज पे। होनी तो पहले भी चाहिए थी, लेकिन अब ज़ाहिर है ये सारा रोला इलेक्शनों का खत्म हो गया है। तो देखते हैं कि पिछली हुकूमतें कहां छोड़ के गई और नई हुकूमत क्या करेगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह। $1 डील खेलो और जीतो 100 गाड़ियां इस रमजान जीतो पाकिस्तान में। आप सोच रहे होंगे कि $1 यानी 100 रुपए में कैसे मिलेगी आपको गाड़ी? तो उसका तरीका निहायत ही आसान है। सबसे पहले ARY सहूलत वॉलेट या जीतो पाकिस्तान की एप्लीकेशंस को अपने फोन में डाउनलोड करें और फिर $1 डील में खुद को रजिस्टर करें।